हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टीडीपी में। ट्रांसमिशन ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसमें हमारी पहली यूनिट चल रही है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ लाइंस। तो इसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फीचर और पैरामीटर ऑफ ए लाइन, अर्थात लाइन के इलेक्ट्रिकल लक्षण या पैरामीटर। तो पिछली क्लास में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज पढ़ते हैं हम इंडक्टेंस के बारे में। तो इंडक्टेंस क्या होता है? तो किसी वैद्युत परिपथ या कुंडली में परिवर्तनीय फ्लक्स के द्वारा प्रेरण उत्पन्न होता है जो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। इसे ही हम प्रेरकत्व कहते हैं। दूसरी भाषा में, किसी वैद्युत परिपथ में इकाई एम्पियर की धारा परिवर्तन पर परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा को उस परिपथ का प्रेरकत्व कहते हैं। प्रेरकत्व इक्वल टू परिपथ में ग्रंथित चुंबकीय फ्लक्स का अपॉन प्रभावित होने वाली धारा। तो जो प्रेरकत्व रहता है, इसमें प्रेरकत्व का महत्व प्रत्यावर्ती धारा में अधिक होता है, जबकि दिष्ट धारा में इसका महत्व कम होता है, क्योंकि दिष्ट धारा में एक निश्चित आवृत्ति की धारा होती है और इसमें फ्लक्स का मान स्थिर रहता है। तो इससे फ्लक्स परिवर्तन नहीं हो पाता और इसमें प्रेरकत्व का गुण उत्पन्न नहीं हो पाता। तो इसमें परिपथ के खोलने के समय में आंशिक प्रेरणा उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा रहती है, इसमें परिवर्तनीय फ्लक्स के कारण प्रेरकत्व उत्पन्न होता है। तो इंडक्टेंस के बारे में बात करें तो जब किसी लूप में एसी करंट प्रवाहित होती है तो उस लूप में फ्लक्स में परिवर्तन होता है और यह इंड्यूस्ड फ्लक्स एसी करंट के ईएमएफ का विरोध करता है। तो यह गुण ही जो होता है इंडक्टेंस कहलाता है और इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम ट्रांसमिशन लाइनों की बात करें तो इसमें दो पैरेलल कंडक्टर के रूप में एक आयताकार लूप बनता है। तो इसका जो फ्लक्स है वो बहुत अधिक उत्पन्न होता है। तो जो हमारा इंडक्टेंस है यह निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये जो निम्न फैक्टर्स रहते हैं ये हैं हमारे ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई, कंडक्टर्स के बीच का स्थान और कंडक्टर्स की त्रिज्या। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई। तो ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ने पर जो हमारा इंडक्टेंस है यह बढ़ता है, अर्थात जैसे जैसे ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ती जाएगी हमारा इंडक्टेंस बढ़ता चला जाएगा। दूसरा है कंडक्टर के बीच का स्थान। यदि लूप में स्थित दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच की दूरी को बढ़ाएं तो उसका इंडक्टेंस भी क्या है, बढ़ता जाएगा। अर्थात ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ाएं तो भी इंडक्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टर्स के बीच की दूरी को बढ़ाएं तो भी जो हमारा इंडक्टेंस है वह बढ़ेगा। तीसरा है कंडक्टर की त्रिज्या। तो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर का आकार बढ़ने से उसकी त्रिज्या भी मतलब आकार बढ़ने से उसका जो इंडक्टेंस है वो घटता है। यहाँ हमारा इंडक्टेंस क्या आ रहा है, अपोजिट हो रहा है। यहाँ हमारी त्रिज्या बढ़ रही है और इंडक्टेंस बढ़ रहा है, घट रहा है। अर्थात ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर का आकार बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका आकार बढ़ेगा, तो उसके बढ़ने से इंडक्टेंस जो है हमारा वो घट रहा है। तो इस तरीके से तीन कारक रहते हैं जिस पर इंडक्टेंस प्रभाव डालता है। पहला रहता है ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई, दूसरा रहता है कंडक्टर के बीच का स्थान, तीसरा रहता है कंडक्टर्स की त्रिज्या। तो इस तरीके से यदि हम सिंगल फेज़ की बात करें तो सिंगल फेज़ ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर्स रहेंगे वो ए और बी रहेंगे और उनके बीच की दूरी यदि डी हो और कंडक्टर की त्रिज्या आर हो, तब प्रति मीटर लंबाई की सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर्स का लूप इंडक्टेंस जो रहेगा वो एल इजकल टू 1 + 9.212 लॉग डी लॉग बेस 10 डी अपॉन आर इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर रहेगा। ये कब रहेगा, जब हमारा कंडक्टर सिंगल फेज होगा और जो इसमें कंडक्टर्स हमारे ए और बी होंगे जिनके बीच की दूरी डी और आर त्रिज्या होगी। तो इन सब चीज़ से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आता है तो हम उसकी वैल्यूज़ को रखेंगे और रख के हम इंडक्टेंस निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार यदि ये 3 फेज़ लाइन के लिए रहता है तो हमारे पास 3 फेज़ लाइन के लिए 3 कंडक्टर होंगे ए बी सी। इनके बीच की अगर दूरी सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल दूरी दी है और कंडक्टर्स की त्रिज्या समान आर है। तो प्रति मीटर लंबाई की 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन के प्रत्येक कंडक्टर का जो इंडक्टेंस रहेगा वो हमारा रहेगा एल इजकल टू
0.05 प्लस 4.606 लॉग बेस 10 डी अपॉन आर 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा इंडक्टेंस है 3 फेज़ पे, इसके लिए फार्मूला अलग है और जो हमारा सिंगल फेज़ के लिए उसके लिए फार्मूला अलग है। यदि हमारे जो कंडक्टर्स हैं इनके बीच की दूरी एसिमेट्रिकल रहे, अर्थात असमान रहे, ए और बी के बीच की दूरी d1, बी और सी के बीच की दूरी d2 और सी और ए के बीच की दूरी d3 हो, तो इस तरीके से इंडक्टेंस जो होगा वो हमारा L इक्वल टू 0.05 4.60 लॉग बेस 10 d1 d2 d3 का क्यूब अपॉन r और 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, जिसके जो कारक इफ़ेक्ट डालते हैं वो है हमारे ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई, कंडक्टर के बीच का स्थान और कंडक्टर की त्रिज्या। इस तरीके से हमने सिंगल फेज़ के लिए फार्मूला निकाला जो था हमारा L इक्वल टू 1 + 9.212 लॉग बेस 10 डी अपॉन आर इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। और जो हमारा ABC है 3 फेज़ ट्रांसमिशन लाइन और उसमें अगर दूरी सिमेट्रिकल है, अर्थात A से B, B से C और C से A के बीच की दूरी समान है, तो उसके लिए फॉर्मूला था L इक्वल टू 0.05 प्लस 4.606 लॉग बेस 10 डी अपॉन आर इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। यदि जो हमारे कंडक्टर हैं ABC 3 फेज़ में, इनके बीच की दूरी असिमेट्रिकल है, अर्थात दूरियां असमान हैं, d1 d2 d3 हैं, तो जो हमारा इंडक्टेंस रहेगा L इक्वल टू 0.05 प्लस 4.60 लॉग बेस 10 और क्यूब d1 d2 d3 अपॉन r इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। तो इस तरीके से ये हमारा इंडक्टेंस हो गया। अब हम बात करते हैं इसके आगे कैपेसिटेंस की। तो यदि हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस में प्रति एकांक लंबाई में सिंगल फेज लाइन का कैपेसिटेंस रहेगा वो C इक्वल टू पाई के नॉट अपॉन 2303 लॉग बेस 10 डी अपॉन आर फेरेड पर मीटर है। लेकिन जो के नॉट है वो 1/36 पाई इंटू 10⁻9 है। तो C इक्वल टू इसे सॉल्व करेंगे तो 0.0121 अपॉन लॉग बेस 10 डी अपॉन आर माइक्रो फेरेड पर किलोमीटर आएगा। तो इसी प्रकार जो हमारा 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए प्रत्येक कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस रहेगा, जबकि कंडक्टर के जो कंडक्टर्स जो हैं वो सिमेट्रिकल दूरी पर अर्थात समान दूरी पर हैं, तो C इक्वल टू 0.0242 अपॉन लॉग बेस 10 डी अपॉन आर माइक्रो फेरेड पर किलोमीटर रहेगा। यदि जब उनके बीच की दूरी जो हमारे कंडक्टर हैं उनके बीच की दूरी समान नहीं है, असिमेट्रिकल है, तो जो हमारा फॉर्मूला रहेगा 0.0242 अपॉन लॉग बेस 10 d1 d2 d3 का क्यूब अपॉन r माइक्रोफेरेड पर किलोमीटर। तो इस तरीके से जो हमारा कैपेसिटेंस रहता है इसका फॉर्मूला आ जाता है। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें अगर सिमेट्रिकल दूरी दे रहे हैं तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और एसिमेट्रिकल दूरी दे रहे हैं तो नीचे वाला, और यदि वह प्रति एकांक सिंगल फेज की बात कर रहे हैं तो हम सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके साथ ही अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन। तो ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज के अंतर तथा रिसीविंग एंड वोल्टेज का अनुपात हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो ट्रांसमिशन लाइन का जो प्रतिशत रेगुलर वोल्टेज रेगुलेशन है वो हमारा परसेंटेज R इक्वल टू BS माइनस BR अपॉन BR इंटू 100 है। तो जहाँ BS है वो हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज या नो लोड वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज है। जो BR है यह हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज या लोड वोल्टेज है। तो इसकी भी 3 कंडीशंस हैं। तो जो पहली कंडीशन है, इस कंडीशन में हमारे पास जो BS इज़ ग्रेटर दैन BR, यदि जो हमारा BS है ग्रेटर है BR से, अर्थात सेंडिंग एंड वोल्टेज हाई है रिसीविंग एंड वोल्टेज से, तो जो परसेंटेज ऑफ R है इसका मान रहेगा वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। कंडीशन 2 में यदि जो हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो हमारे रिसीविंग एंड वोल्टेज या लोड वोल्टेज से कम है, तो हमारा जो मान रहेगा परसेंटेज R का वो नेगेटिव रहेगा। यदि BS और BR दोनों बराबर हैं, अर्थात सेंडिंग एंड वोल्टेज और जो हमारी रिसीविंग एंड वोल्टेज है ये दोनों अगर बराबर हैं तो जो परसेंटेज ऑफ R रहेगा इसका मान हमारा 0 रहेगा। तो इस तरीके से ये 3 कंडीशंस वोल्टेज रेगुलेशन
और फिर ट्रांसमिशन लाइन की रहीं, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन की ये 3 कंडीशन रहीं। तो आज हमने कांस्टेंट पैरामीटर में हमने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा तथा ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पढ़ा। बाकी हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।